जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले बीपीएससी 71st प्रीलिम 2025 के एडिटोरिया के समर्पण सीरीज का सेट नंबर 6 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये 6 का पार्ट 2 हो जाएगा, जिसमें हम लोग 75 से लेके 150 नंबर क्वेश्चन तो को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आप थोड़ा धैर्यपूर्वक देखिएगा। इसका PDF आप अपने टेलीग्राम चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको सेंड कर दिए गए हैं, वहाँ से आप इसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनको नहीं मिला है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है दो जगह आपको मिल सकता है। एक तो आपका जो है कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, और दूसरा है आपका जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं जो भी बता दूं कि इसका जो भी क्वेश्चन आपको डाउट में लगता है, मैं बहुत आभारी हूँ उन लोगों का जो बताते हैं कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे डाउट है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आंसर की के अकॉर्डिंग ही जाऊँ। उतना रिसर्च का टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन जो भी मेरे पास नॉलेज होता है बैकएंड में तो उसका मैं यूज करता हूं। और जिस वजह से अगर आपको कोई लगता है, कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि यहाँ पे गलत हो सकता है, तो आप ज़रूर आप उसको बताइए, और मैं उसको फिर से रिसर्च करके मैं आपको बता दूंगा। एक क्वेश्चन मेरे को बताया गया था कि वो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन जो है वहाँ पे चेंज था। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा है उसको संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया था। देखिए सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया था। तो ये जो ढांचा जो है घोषित हुआ था ये आपका केशवानंद भारती केस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर की मैं आपका ऑप्शन डी दे रखा है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा मैंने इसका पिन भी कर दिया था आपके उस क्वेश्चन में, उस सेट 1 में, कि किस वाद में था। आपका केशवानंद भारती केस में इन्होंने बताया था कि जुडिशियल रिव्यू जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है आपका केशवानंद भारती केस 1973 में, और इसको रीअफर्म किया था किसमें, इंदिरा गांधी नेहरू केस में। रीअफर्म मतलब फिर से साबित किया था इसमें किस में, तो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण में साबित किया गया था। तो यहाँ पे फिर से मैं इंग्लिश में देखा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर जुडिशियल रिव्यू एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना है किसमें, तो आपका केशवानंद भारती केस 1973 में, ना कि आपका जो कि आंसर की में दे रखा है आपका मीनावा मिल, ये आपका नहीं था। इसी को रीअफर्म किया था किसमें, तो ये आपका इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट था, तो मैंने इसको देख लिया है। और बाकी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमें ज़रूर मैसेज करेंगे कमेंट से, मैं उसको ज़रूर देखूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 75 नंबर यहाँ से देखना था हमको हमें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 75 नंबर का, कौन सी अदालत राज्य की सहमति के बिना CBI को किसी मामले की जांच करने का निर्देश दे सकती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, या तो ये सर्वोच्च न्यायालय भी दे सकता है या फिर उच्च न्यायालय भी दे सकता है, दोनों को दोनों देगा। आपका C और D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सी अदालत जो है राज्य की सहमति के बिना CBI को किसी मामले की जांच करने का निर्देश दे सकती है, तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष कौन है यहाँ पे, तो लोकपाल के अध्यक्ष है आपके न्यायमूर्ति PC घोष, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकपाल के इसका नाम पूरा है पिनाकी चंद्र घोष। तो लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष बना गए थे न्यायमूर्ति PC घोष, यानी पिनाकी चंद्र घोष हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 है का, लोकपाल की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी लोकपाल की संरचना के बारे में बताना है, कौन में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पूछ रहा है। तो पहला आपका, लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जो कि आपका सही है। 50% सदस्य SC ST OBC अल्पसंख्यक महिला वर्ग से होते हैं, ये भी सही है। अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही होना चाहिए, तो ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है, तो यहाँ भी ये गलत हो जाएगा। लोकपाल का अधिकार क्षेत्र कुछ अपवादों के साथ प्रधानमंत्री पर भी रहता है, यानी उनका क्षेत्राधिकार जो है जुडिक्शन है प्राइम मिनिस्टर पर भी रहता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। हमारा कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया, आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 का नहीं है। देखिए लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आया था 2013 में, इनमें बताना है कौन सा इनमें से विशेषता नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहला है, लोकपाल के पास सिविल कोर्ट की शक्ति होती है, सही बातें होती है। लोकपाल स्वप्रेरणा से मामलों की जांच कर सकता है, यानी सुओ मोटो केस ले सकता है। लोकपाल विदेशी धन प्राप्त करने वाले NGO के खिलाफ शिकायत नहीं ले सकते, ये गलत है, वो ले सकते हैं। और लोकपाल की अपनी जांच शाखा होती है, ये भी सही है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है।
नेक्स्ट है निम्न कथनों में बताना है कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है पूछ रहा है। तो 79 का हो जाएगा आपका, देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा एक कार्यकारी आदेश के तहत किया गया था। सही बात है, ये आप इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत किया गया था। एनडीएमए के अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ये आपका गलत है। एनडीएमए का अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को राष्ट्रपति से स्वैप कर दिया है। नेक्स्ट है आपका एनडीएमए के सदस्य के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, तो ये भी आपका सही है कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। यहाँ पे केवल 1 और 3 यहाँ पे सही है, दूसरा वाला आपका गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को अधिनियमित करने का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। तो मुख्य तात्कालिक कारण क्या था, तो आपका हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी उसके वजह से था। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को अधिनियमित करने का मुख्य तात्कालिक कारण था हिंद महासागर में सुनामी का आना। नेक्स्ट है सुनामी एक तरह का जापानीज वर्ड है, TSUNAMI। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नहीं है। तो इनमें से कौन सा एनडीएमए का कार्य नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय योजना को स्वीकृति देना, ये तो है ही। राज्य योजना के लिए राज्य सरकार को ऋण प्रदान करना है, तो ऋण प्रदान करना एनडीएमए का कार्य नहीं होता है। विकास परियोजनाओं को आपदा रोधी बनाने हेतु मंत्रालय को दिशा निर्देश देना, ये हो सकता है। आपदाग्रस्त अन्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना, ये भी होता है। तो आपका कौन सा नहीं है, ऋण ये नहीं देता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में 82 देखेंगे, नेशनल एनडीएमए द्वारा अपनाई जाने वाली कौन सी क्रिया न्यूनीकरण मिटिगेशन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने हेतु होती है। तो कौन सा क्रिया होता है, तो ये हो जाएगा आपका आपदा के समय, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधियों में आवश्यक संशोधन की अनुशंसा होती है। तो एनडीएमए द्वारा अपनाई जाने वाली कौन सी क्रिया न्यूनीकरण मिटिगेशन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने हेतु होती है, तो ये होता है विधियों में आवश्यक संशोधन की अनुशंसा। नेक्स्ट है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है डीडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है। तो डीडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है, तो यह होता है आपका जिलाधिकारी या उपायुक्त होता है। डीडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है, तो जिलाधिकारी या उपायुक्त होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपदा प्रबंधन के जिला स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों एवं संगठनों के समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो ये जिम्मेदारी होती है किसकी, तो ये आपका जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की। तो आपदा प्रबंधन में जिला स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों एवं संगठनों में समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की होती है। 84 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग जो है किस वर्ष घोषित किया गया था, ये था आपका 1955 में गठित किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में गठित किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि संविधान से पहले बने कानून तब तक लागू रहेंगे जब तक कि उन्हें निरसित या संशोधित न किया जाए। तो कौन सा है, तो आपका अनुच्छेद 372 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि संविधान से पहले बने कानून तब तक लागू रहेंगे जब तक कि उन्हें निरसित या संशोधित न किया जाए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्टिकल 372 हो जाएगा। 368 तो आपको पता है कि अमेंडमेंट का हो जाएगा। 13 आपका जगह जो एक तरह का कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का पावर भी यहीं से आता है, आर्टिकल 13 से आता है। और 395 में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बताना इनमें से कौन सा यहाँ पे सही है पूछ रहा है। विधि आयोग के बारे में पूछा है, कौन सा विधि आयोग के बारे में इनमें से सही है। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है पहला देखेंगे, यह विदेशी देशों द्वारा भेजे गए अनुसंधान अनुरोधों पर विचार कर सकती है यदि उन्हें भारत सरकार द्वारा संदर्भित किया गया हो। सही बात है, अगर भारत सरकार संदर्भित करेगा तो उसको तो करना ही पड़ेगा। यह कानून और न्यायिक प्रशासन से संबंधित मामलों पर सरकार को राय देता है, पर केवल जब उन्हें संसद द्वारा प्रस्तावित किया। केवल लग गया तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ये वाला स्टेटमेंट। इसका कार्य गरीबों को कानूनी सहायता के लिए कानून को सरल और सुलभ बनाना होता है। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, फॉरवर्ड है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 1 और 3 क्या है आपका सही है, 87 का सी हो जाएगा। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए यहाँ पे। विच कोर्ट कैन डायरेक्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेट केस विदाउट स्टेट कंसेंट। यानी कौन सा कोर्ट इनमें से सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बिना स्टेट के परमिशन से आदेश दे सकता है। तो हाई कोर्ट दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। बी और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। हु आर द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल के पहले चेयरपर्सन कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द लोकपाल, लोकपाल के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे लोकपाल जो है एक चेयरपर्सन और 8 मेंबर होते हैं, सही बात है। 50% मेंबर जो होते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी और वुमेन कैटेगरी से होने चाहिए, ये भी सही है। चेयरमैन मस्ट कह रहा है यहाँ पे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ओनली भी कह रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। लोकपाल है जुडिक्शन और प्राइम मिनिस्टर तक इसका जुडिक्शन है कुछ एक्सेप्शन में, तो यहाँ पे है आपका ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, कौन सा इनमें से फीचर नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। तो इनमें से जो फीचर नहीं है यहाँ पे ये है आपका लोकपाल कैन नॉट टेक कंप्लेंट अगेंस्ट NGO एंड रिसीविंग फॉरेन फंड्स, तो ये गलत है आपका, वो कर सकता है वहाँ पे कंप्लेंट ले सकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाज एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एक्सिक्यूटिव ऑर्डर से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो पहला तो सही है, चेयरपर्सन जो है NDA में क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ये आपका गलत है, ये आपका प्राइम मिनिस्टर होते हैं। द मेंबर ऑफ द NDA में आर नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, तो सही बात है, पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज द मेन इमीडिएट रीजन जो था, क्या था, किसके लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को पारित करने के लिए, ये था आपका इंडियन ओशन में जो सुनामी आया था उसके वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कौन सा इनमें से फंक्शन नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सा यहाँ पे नहीं है, तो यह है आपका प्रोवाइडिंग लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर स्टेट प्लान्स, ये आपका लोन्स प्रोवाइड नहीं करता है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, बाकी सारे तीनों जो है गाइडलाइंस फॉलो करता है। नेक्स्ट है 82 नंबर, विच एक्शन टेकन बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू फर्दर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिटिगेशन, तो ये मिटिगेशन के लिए क्या करता है, ये जो है आपका रिकमेंडेशन करता है नेसेसरी अमेंडमेंट इन द लॉ में जो भी अमेंडमेंट होने चाहिए वो इसको रिकमेंड करता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज द चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो कौन होता है आपका डिप्टी कमिश्नर होता है या फिर आपका डिप्टी मजिस्ट्रेट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who is responsible for establishing coordination among the various department and organization working at the district level in the disaster management, यानी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेशन करने के लिए among various department, बहुत सारे डिपार्टमेंट में और ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना है तो उसको कोऑर्डिनेट कौन करता है, तो कोऑर्डिनेट कौन करेगा आपका यहाँ पे, तो ये करने वाला है आपका डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला लॉ कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो 1955 में किया गया था, 85 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द लॉ मेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन विल कंटिन्यू इन फोर्स अनलेस रिपील्ड और अमेंडेड, यानी कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो लॉ बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से पहले वो तब तक वैलिड होंगे जब तक उनको रिपील या अमेंड ना किया गया हो, तो ये बताता है कौन, आर्टिकल 372 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 87 का बताना है कौन सा इनमें से सही है। पहला है आपका लॉ कमीशन से संबंधित कौन सा इनमें से, लॉ कमीशन के बारे में, लॉ कमीशन कंसीडर रिसर्च रिक्वेस्ट सेंड बाय द फॉरेन कंट्री इफ दे आर रेफर्ड बाय द गवर्नमेंट, आप जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेफर करेगा तो उसको तो लेगा ही, कंसीडर तो करेगा ही। दूसरा है इट गिव ओपिनियन टू द गवर्नमेंट ऑन द मैटर रिलेटेड टू द लॉ एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन बट ओनली व्हेन द प्रपोज बाय द पार्लियामेंट, ओनली लग गया तो मैक्सिमम चांस में ओनली वाला क्या होता है, गलत हो जाता है, तो इसको आप गलत कर सकते हैं। और तीसरा आपका इट आल्सो हैज द फंक्शन टू सिंप्लीफाई एंड मेक लॉ एक्सेसिबल फॉर फॉरेन एड, लीगल एड टू द पुअर, ये लीगल एड भी प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि इट आल्सो फंक्शन टू सिंप्लीफाई एंड मेक लॉ एक्सेसिबल फॉर लीगल एड टू पुअर, देखिए अगर मान लीजिए किसी को पुअर को लीगल एड प्रोवाइड करना है उसके लिए लॉ को सिंपल बना सकता है, ये भी आपका कर सकता है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, दूसरा वैसे भी गलत है तो यहाँ पे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत के संदर्भ में परिसीमन का उद्देश्य क्या है, तो परिसीमन का उद्देश्य क्या होता है, क्या है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सभी निर्वाचन क्षेत्र में अपना समान जनसंख्या सुनिश्चित करना, यानी कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत के संदर्भ में परिसीमन का उद्देश्य क्या होता है, तो डिलिमिटेशन का मिशन पूछ रहा है, तो सभी निर्वाचन क्षेत्र में समान जनसंख्या सुनिश्चित करना, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिलिमिटेशन एक्ट जो है किससे अमेंड करता है, तो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड करते हैं, याद रखिएगा।
भारत का परिसीमन आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो भारत का परिसीमन आयोग जो है किस प्रकार का निकाय है? तो आपका वैधानिक निकाय है। और अभी तक कितने परिसीमन आयोग बैठ चुके हैं? तो 4 परिसीमन आयोग बैठ चुके हैं। नेक्स्ट है, अब तक भारत में परिसीमन आयोग कितनी बार गठित? देखिए क्वेश्चन यहाँ मिल गया है, तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 90 का 4 हो जाएगा, बी इसका करेक्ट, 4 बार इसको गठित किया जा चुका है। भारत का चुनाव आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो चुनाव आयोग जो है किसके अंडर आता है? तो यह आपका है इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो चुनाव आयोग क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी, ये किसी के अंडर नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका ये आपका किसके अंडर आएगा? आपका संविधान के अंदर आएगा, क्योंकि एक संवैधानिक निकाय है, ना कि किसी के अंडर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा इनमें से नहीं आएगा? तो केंद्रीय सूचना आयोग आता है, कर्मचारी चयन आयोग आता है और केंद्रीय सतर्कता आयोग आता है। आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों के लिए नया भाग जोड़ा गया है? तो सहकारी समिति किस में आया है? आपका पार्ट 9B में आया है। सहकारी समिति जो है किस में है? पार्ट 9B में है। याद रखना, 93 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सहकारी समिति जो आपका कौन सा आर्टिकल है? तो अगर फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो 19(1)D हो जाएगा आपका फंडामेंटल राइट में। फंडामेंटल राइट के 19 में, आर्टिकल 19 में आता है। और जो आपका DPSP आर्टिकल 43B में आता है। ठीक है, DPSP में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 9B के अनुसार किसी सहकारी समिति के निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये आपका 21 सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो 21 सदस्य हो सकते हैं यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। नेक्स्ट है, सहकारी समितियों के अंकेक्षण से संबंधित अंकेक्षकों को या अंकेक्षण फर्मों की न्यूनतम योग्यता कौन निर्धारित करता है? तो इसका जो कौन करता है? तो ये करता है आपका राज्य विधानमंडल करता है। कह रहा है कि सरकारी समितियों के अंकेक्षण से संबंधित अंकेक्षकों का या अंकेक्षण फर्मों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है राज्य विधानमंडल। भारतीय संविधान के अनुसार सहकारी समितियों की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो कौन से अनुच्छेद में दी है? तो आर्टिकल 243(ZH) में हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी 96 का डी में दे रखा है। ठीक है, आपका 243(ZH) हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, राज्य भाषा अधिनियम 1963 के अनुसार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग केंद्र सरकार के कामकाज में कब तक जारी रहेगा? तो अगर शुरुआत की बात करते हैं तो वो आपका 15 साल तक था, लेकिन जो है आपका फिर उसके बाद कुछ अमेंडमेंट आया। 1963 का जो आपका राजभाषा अधिनियम आया, ये आपका अनिश्चित काल तक लेके गया था। ठीक है, शुरुआत में 15 साल के लिए आया, फिर उसको अनिश्चित काल के लिए रख दिया गया। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार निम्न में से कौन से कार्य अनिवार्यतः अंग्रेजी भाषा में होंगे जब तक संसद अन्यथा व्यवस्था न कर दे? तब तक जो है कौन सा यहाँ पे अंग्रेजी भाषा कब तक रहेगा? संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा कार्य अनिवार्यतः अंग्रेजी भाषा में होंगे? तो कौन सा होगा यहाँ पे? देखिए, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे पहला होगा उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई होगा, उच्च न्यायालय की कार्रवाई होगा, और जो यहाँ पे केंद्र सरकार के आदेश का आधिकारिक पाठ हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा, बाकी तीसरा यहाँ पे नहीं होगा। संसद में पशु विधेयक ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे 1, 2, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषाएं 92 संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो 8वीं अनुसूची में कौन था यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा मैथिली था, डोगरी था और संथाली बोडो। मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो भारत में निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय किसके क्षेत्राधिकार में आता है? कौन सा क्षेत्र का अधिकारी हो जाएगा आपका? ये आपका लोकसभा अध्यक्ष। भारत में निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ये क्वेश्चन। भारत में निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय किसके क्षेत्र अधिकार में आता है? तो आपका हो जाएगा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अंदर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुरूप बिहार में त्रिस्तरीय व्यवस्था कब से कार्य स्टार्ट हुआ था? बिहार में आया है 2006 का पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट हुआ था। तो 101 का हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन
बलवंत राय मेहता, देखिए बिहार पंचायती राज एक्ट जो है 2006 में आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुरूप बिहार में त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 में आया था, ठीक है। और इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 आया था। तो याद रखिएगा, बिहार पंचायती राज एक्ट आएगा तो 2006 लगाएगा, और बलवंत राय मेहता समिति के अनुरूप बिहार में त्रिस्तरीय व्यवस्था जो आएगा आपका 2001 में इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। और 2006 में बिहार पंचायती राज एक्ट आया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों से संबंध में सही है, पूछ रहा है। तो कौन सा इनमें से सही है? तो पहला देखिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% आरक्षण दिया गया है, तो पहला तो सही है। दूसरा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुरूप में आरक्षण प्राप्त है, सही बात है, जनसंख्या के अनुपात में ही आरक्षण मिला है। पिछड़े वर्ग को सभी स्तर पर 25% नहीं है, आपका 27% के आसपास दे रखा है, ठीक है। तो पहला दूसरा सही है, तो ओनली 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा का कोरम जो है आपका, ग्राम सभा के कोरम जो है गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1/20 हो जाएगा। तो ग्राम सभा का कोरम गणपूर्ति की कुल सदस्य का कितना होता है? तो 1/30 होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है? तो कितनी जनसंख्या पे किया जाता है? तो आपका 7000 पे। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है? तो 7000 जनसंख्या पे किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अब इंग्लिश में देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1 पर्सन 1 वोट प्रिंसिपल्स व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिलिमिटेशन? डिलिमिटेशन का क्या होता है, कार्य क्या होता है कि इंश्योर करता है इक्वल पॉपुलेशन इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल पॉपुलेशन वहाँ पे होनी चाहिए, तो इसी का कार्य है आपका डिलिमिटेशन का। व्हाट टाइप ऑफ बॉडी इज द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया? द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक तरह का किस टाइप का बॉडी है? तो किस टाइप का बॉडी है आपका? ये आपका स्टैचुरी बॉडी है, याद रखिएगा, स्टैचुरी बॉडी है, याद रखना है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स हैज द डिलिमिटेशन कमीशन हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडियन सो फार? इंडिया में डिलिमिटेशन कमीशन अब तक कितनी बार आया है? तो आपको 4 बार आया है, याद रखना है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री में आता है? तो ये कोई मिनिस्ट्री में नहीं आता है, ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, यानी आपका स्वतंत्र निकाय है, संवैधानिक संस्था है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन डज नॉट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल? कौन सा इनमें से मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में नहीं आता है? तो CIC आता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आएगा, और आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आएगा। बाकी आपका नेशनल ह्यूमन राइट आपका इसके अंडर में नहीं आता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ द Constitution, a new section for cooperative society was added under the 97th Constitution Amendment Act। 97वां संविधान संशोधन से कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक नया पार्ट ऐड किया गया है, जो कि आपका पार्ट 9B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पार्ट 9B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन हैव द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं? तो 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 का 21, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु विल डिटरमाइन द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर और ऑडिट फॉर्म्स इन्वॉल्व इन द ऑडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी? तो कौन करेगा? तो ये आपका स्टेट लेजिस्लेचर करेगा। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है ऑडिटर्स का, ऑडिट फॉर्म को ऑडिट करने के लिए, वो कौन करेगा? तो आपका स्टेट लेजिस्लेचर ही करेगा। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच आर्टिकल ऑफ द डेफिनेशन इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी गिवन? तो जो डेफिनेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी का किस आर्टिकल में दे रखा है? तो आर्टिकल 243 ZH में दे रखा है डेफिनेशन। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 फॉर हाउ लॉन्ग विल द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंटिन्यू इन द फंक्शनिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंग्लिश को कब तक लागू करने का यहाँ पे आदेश दे रखा है? तो आपका जो है इनडेफिनिट पीरियड के लिए दे रखा है, किसमें? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में 1963। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म इन द इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या हो सकता है? तो प्रोसीडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, प्रोसीडिंग ऑफ हाई कोर्ट का प्रोसीडिंग आपका इंग्लिश में ही होगा, और ऑफिशियल टेक्स्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी आपका इंग्लिश में होगा। लेकिन जो है ये आपका नहीं हो सकता है, बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, ये आपका हिंदी में भी हो सकता है। तो ये तीसरा आपका गलत हो जाएगा, तो 1, 2, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
99 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वे आर एडेड टू द 8th शेड्यूल थ्रू द 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। जो 92वें संविधान संशोधन है उनमें से किस लैंग्वेज को लाया गया था? तो मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी आया था। ये 4 लैंग्वेज आए थे। और याद रखिएगा कौन से 8th शेड्यूल में आपका लैंग्वेज दिया गया है। और कितनी भाषाएं होती है? 22 भाषाएं दिए गए हैं। इन इंडिया अंडर हुज जुरिडिक्शन डज द डिसीजन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन फॉल्स। जो इलेक्शन का जो डिस्प्यूट है वो किसके अंडर में आता है? तो अंडर आएगा, अगर स्टेट में डिस्प्यूट हो रहा है तो हाई कोर्ट, नेशनल लेवल पर डिस्प्यूट हुआ है तो आपका सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द बलवंत राय मेहता कमेटी द 3 टायर सिस्टम इन बिहार स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम। यानी जो बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पे, रिकमेंडेशन के आधार पे जो बिहार में 3 टायर गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ था? तो आपका 2001 से। और इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 लाया गया। तो इसका आंसर क्या है? स्टार्ट हुआ 2001 से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ द बिहार पंचायती राज एक्ट 2006। बिहार पंचायती राज के बारे में क्या सही है कि वहाँ पे 50% रिजर्वेशन वुमेन को दिया गया है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन जो है प्रोपोर्शन पॉपुलेशन के आधार पे है, सही बात है। अब बैकवर्ड क्लास जो है 25% रिजर्वेशन एट ऑल लेवल, सभी लेवल पे 25% का नहीं दे रखा है, तो ये आपका गलत दे रखा है। तो ओनली 1 and 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 102 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द कोरम ऑफ द ग्राम सभा का कोरम कितना होता है? 1/20 होता है। कोरम जो आपका ग्राम सभा का 1/20 होता है। अकॉर्डिंग टू द बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 ऑन हाउ मेनी पॉपुलेशन इज द ग्राम पंचायत फॉर्म। ग्राम पंचायत का गठन होता है 7000 पॉपुलेशन पे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार सही है, पूछ रहा है। तो कौन सा इनमें से सही है? तो पहला देखेंगे, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, सही बात है। प्रत्येक 500 जनसंख्या पर 1 वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है, ये भी सही है, याद कर लीजिएगा कि प्रत्येक 500 जनसंख्या पर 1 वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। अब मुखिया और उप मुखिया अपना त्यागपत्र ग्राम पंचायत के सचिव को देते हैं, ये आपका गलत दे रखा है। तो मुखिया उप मुखिया को, यानी 1 and 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है जिला परिषद के संबंध में सही है? जिला परिषद के बारे में पूछा है, कौन सा इनमें से सही है? पहला देखेंगे, जिला परिषद के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को देते हैं, सही बात है। जिला परिषद के उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को नहीं देते हैं, ये आपका जिला अध्यक्ष को देते हैं, तो दूसरा गलत हो जाएगा। जिला परिषद के सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं, ये भी सही है, ये सही है। तो पहला और तीसरा आपका सही है, ओनली बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है कि जिला परिषद के अध्यक्ष अपने त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को देते हैं, जिला परिषद के उपाध्यक्ष अपना अध्यक्ष को देगा, और जो मेंबर है वो भी आपका अध्यक्ष को ही त्यागपत्र देंगे। नेक्स्ट है, टीम इंडिया हब और ज्ञान एवं नवाचार हब निम्नलिखित के प्रभाग हैं। तो किसके प्रभाव हैं? ये आपका नीति आयोग के। टीम इंडिया हब और ज्ञान एवं नवाचार हब जो है किसका है? तो आपका नीति आयोग हो जाएगा। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो चैम्स चैमियर थे। ये तो आपको पता होगा कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश चैम्स चैमियर हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 108 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने अस्थायी एवं अतिरिक्त न्यायाधीश हैं? तो कितने हैं? तो ये जगह 29 अस्थायी हैं और 14 अतिरिक्त हो जाएंगे। तो पटना उच्च न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने अस्थायी एवं अतिरिक्त न्यायाधीश हैं? तो 29 अस्थायी और 14 अतिरिक्त हैं। राज्य सरकार में प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो अगर हम बात करते हैं राज्य सरकार में प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो ये होता है आपका मुख्य सचिव होता है। जो आईएएस का सबसे टॉप जो पोस्ट होता है आपका मुख्य सचिव होता है। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए की परियोजना का घोषणा किया है? तो कौन किया है भाई? तो आपका उड़ीसा सरकार किया है। तो किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए की परियोजना का घोषणा किया है? तो उड़ीसा सरकार किया है। किस राज्य ने सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया यानी स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना है? तो स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बना है मिजोरम बन गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्वामित्व हो जाएगा आपका सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। स्वामित्व
नेक्स्ट है जनवरी 2025 तक भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बताना है कौन सा इनमें से सही है। तो पहला यहाँ पे भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है, ये आपका गलत है। भारत मेट्रो का प्रचलन 1986 में कोलकाता से हुआ है, ये भी आपका गलत है। वर्तमान में भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केवल 3 है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। तो भारत दुनिया का चौथा नहीं है, आपका गलत दे रखा है। ये भी आपका 1986 में नहीं हुआ था, उससे पहले ही हो चुका है, कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता मेट्रो का निर्माण। तो यहाँ पे 1000 किलोमीटर अधिक है, तो ओनली 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में नागरिक संशोधन अधिनियम CAA के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र किसे जारी किया गया था। तो ये तो 114 का हो जाएगा आपका, यहाँ पे सुमित्रा रानी साहा हो जाएगा। नॉट सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र है सुमित्रा रानी साहा को दिया गया था। पूर्वांचल भोजपुरी महासभा के संस्थापक एवं अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव का 31 दिसंबर 2024 को देहांत हो गया। वे बिहार के किस जिले से संबंधित हैं, तो वो किस जिले से आए थे, ये थे यहाँ पे गोपालगंज से। तो पूर्वांचल भोजपुरी महासभा के संस्थापक और अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव का 31 दिसंबर 2024 को देहांत हो गया। वे बिहार के गोपालगंज से थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेंट्स नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो अमित शाह के द्वारा किया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेंट्स। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 117 का हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा आपका कि यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन कौन सा है यहाँ पे, तो प्रथम दोनों ही आपका सत्य है और इसलिए यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। तो प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस है। यानी कह रहा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहले स्थान पे USA है और दूसरे स्थान पे रसिया है, तृतीय स्थान पे चीन है और चौथे पे भारत है। भारत का स्थान कौन सा है, चौथे नंबर का है। तो पहला USA, दूसरा रूस, तीसरा आपका हो जाएगा आपका चाइना, चौथा आपका भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के पहले असत्य कथन का चयन करना है। इनमें से 118 का बताना है। यहाँ पे भारत के पहले AI विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तमिलनाडु AI शिक्षा अनुसंधान और नवाचार के आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है। तो आपका गलत दे रखा है, यहाँ पे असत्य कथन है। दूसरा है इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के विशेषज्ञों को मिलकर एक टास्क फोर्स बनाई गई है। सही बात है। विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी प्रगति, कौशल विकास और AI नीति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और तो यहाँ पे पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य कथन ऑप्शन 1 है, ओनली 1, बाकी दूसरा तीसरा सही है। तो 118 का क्या हो जाएगा, 118 का हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 105 नंबर देखेंगे। अब चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बिहार पंचायती राज एक्ट 2006। बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 के बारे में कौन सा यहाँ पे सही है पूछ रहा है। पहला आपका द टेन्योर जो है ग्राम पंचायत का 5 साल है। 1 वार्ड मेंबर हर 500 पे चुना जाता है और मुख्य उपमुख्य ये आपका गलत दे रखा है। यहाँ पे एक दूसरे को देते हैं सर रेजिग्नेशन। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन 105 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जिला परिषद। जिला परिषद के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है वो पूछ रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। पहला देखते हैं कि द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद जो होते हैं सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो चेयरमैन होते हैं जिला परिषद के वो अपना रेजिग्नेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देते हैं। सही बात है। वाइस चेयरमैन जो आपका हमेशा जो है चेयरमैन को देता है, ना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ये आपका गलत हो जाएगा। जो मेंबर भी होते हैं जिला परिषद के वो आपका सबमिट करते हैं रेजिग्नेशन चेयरमैन को करते हैं। तो ये भी आपका सही है। तो पहला और तीसरा सही है, जो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीम इंडिया हब और नॉलेज एंड इनोवेशन हब जो है किसके डिवीजन में आते हैं, तो आपका नीति आयोग के अंडर आएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस है चांद शमीर, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, चांद शमीर। नेक्स्ट है हाउ मेनी परमानेंट एंड एडिशनल जज आर देयर इन पटना हाईकोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस एट प्रेजेंट। तो एट प्रेजेंट कितना है, 29 परमानेंट है और 14 एडिशनल हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन होता है, तो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस द स्पॉन्सरशिप ऑफ द 15 करोड़ फॉर द इंडियन नेशनल खो खो टीम
जनवरी 2025 टू दिसंबर 2027। 2025 से 2027 तक 15 करोड़ के साथ स्पॉन्सरशिप जो है खो खो टीम का स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है, तो ये आपका उड़ीसा गवर्नमेंट कर रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। Which state has become the first state in Northeast India to distribute the property card under the survey of village आबादी and mapping with improvised technology in village area? यानी स्वामित्व स्कीम के तहत जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपका जो प्रॉपर्टी कार्ड कौन दे रहा है, तो आपका मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 112 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया मेट्रो रेल नेटवर्क बाय जनवरी 2025। यानी इंडिया के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के बारे में बताना है कि इंडिया हैज बिकम द 4th कंट्री इन फॉर द मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड। गलत है। मेट्रो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ वो आप देख लीजिएगा। आप मेरे को अगर आप बता सकते हैं तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। 1986 में नहीं हुआ था, आप बता सकते हैं। एट प्रेजेंट इंडिया का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 से ज़्यादा है। तो तीसरा आपका सही है, तो ओनली थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट। टू होम द फर्स्ट सिटीजन सर्टिफाइड इशू अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन बिहार। बिहार में CAA के थ्रू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिटीजनशिप किसे दिया गया है, ये आप सुमित्रा रानी साहा हो जाएंगे। अशोक श्रीवास्तव फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पूर्वांचल भोजपुरी महासभा पास्ट अवे ऑन 31 दिसंबर 2024, वो कहाँ से थे, वो आपका गोपालगंज से थे। नेक्स्ट है हु रिलीज द बुक टाइटल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। ये किसने विमोचन किया इसका, तो आपका अमित शाह हो जाएंगे। 116 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 117 नंबर देखेंगे, कौन सा यहाँ पे फॉल्स पूछा है, तो कोई भी यहाँ पे फॉल्स नहीं है, दोनों के दोनों आपके सही है। तो अमेरिका जो है आपका पहले स्थान पे, रसिया दूसरे स्थान पे, तीसरा चाइना हो जाएगा, चौथा इंडिया हो जाएगा। दोनों ये स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कंसीडर द यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी। इंडिया का पहला AI यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा है, इनमें से कौन सा यहाँ पे सही है, कौन से यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया तो ऊपर वाला क्वेश्चन गलत हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे 118 का सी है, जो कि आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि तमिलनाडु इज सेटिंग अप द इंडिया फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी टू एडवांस AI एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन। तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे नहीं इनकरेक्ट है, तो ये वाला गलत हो गया। बाकी दूसरा और तीसरा आपका सही है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे आप मेरे को बताइएगा कि कौन सेटअप कर रहा है पहला AI यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे पहला तो गलत हो गया, इनकरेक्ट है। दूसरा है कि एक टास्क फोर्स जो है बनाया जा रहा है कंप्राइजिंग एक्सपर्ट फ्रॉम एकेडमिक्स से एक्सपर्ट ले रहे हैं, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट हैज़ बीन फॉर्म टू लीड द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए। और द यूनिवर्सिटी विल फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किस पे फोकस करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पे और स्किल डेवलपमेंट पे और AI पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे। तो दूसरा और तीसरा सही है, बाकी पहला वाला गलत है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो ओनली सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 13वें एक्विवरीन वार्षिक सैन्य अभ्यास। 13वें एक्विवरीन वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य है, तो एक्विवरीन किसके साथ हम लोग बनाते हैं, तो आपका मालदीव के साथ। भारत और एक्विवरीन किसका, देखिए भारत और मालदीव के साथ हम एक्विवरीन वार्षिक सैन्य अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नोदी बंधन योजना शुरू की गई है। तो नोदी बंधन योजना जो है किसने स्टार्ट किया है, तो पश्चिम बंगाल ने। नोदी बंधन योजना जो है आपका पश्चिम बंगाल सरकार ने लाया है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है आपका कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे, ब्राज़ील में। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था, तो किसका था, तो ये था आपका हरियाणा का। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान जो है किसका है, हरियाणा का है। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित नया आयकर स्लैब पर विचार करना है। तो 123 का यहाँ पे बताना है कि सत्य कथन कौन सा है इनमें से। 123 का यहाँ पे सी हो जाएगा। 1, 2, 3 जो है आपका सत्य कथन है कि 12 लाख तक एक भी रुपया नहीं है, 12 से 16 लाख तक 15% है, 16 से 20 लाख तक 20% है। तो ये आपका गलत दे रखा है, तो 1, 2, 3 आपका सही है। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 124 का, तो यहाँ पे जो आंसर है आपका केवल 2 और 3 आपका सही है। असत्य कथन पूछा है, असत्य कथन का चयन करें, तो केवल 2 और 3 क्या है, असत्य कथन है। पहला आपका सही है। तो इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना है। तो यही आपका स्टेटमेंट है, याद रखना है। पाक जलमरुमध्य कहाँ है, आपको पता होगा पाक जलमरुमध्य
यह कहाँ पे, तो श्रीलंका के पास है। हिंद महासागर पर पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण वैसे, ये आपका गलत दे रखा है। तो यहाँ पे जो है आपका जो ग्रेट निकोबार द्वीप योजना जो है आपका, इसका लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना। ऑप्शन ए। तो कौन सा है असत्य कथन, कौन सा है, तो 124 का पी हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा तीसरा असत्य है। नेक्स्ट है किसके द्वारा राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था। तो पर्पल फेस्ट का आयोजन जो आपका यहाँ पे दिव्यांग जनों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया गया था, तो किसके, तो ये था आपका दिव्यांग जनों के लिए, 125 का डी। देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो गुरुग्राम में। देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया है, तो आपका गुरुग्राम में किया गया है। नेक्स्ट है किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया गया है। लेट्स स्टडी जो अभियान वो किसने स्टार्ट किया है, तो यह आपका अफगानिस्तान की। किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया गया है, तो अफगानिस्तान की, 127 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार बिहार में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई है। तो बिहार में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई है, तो 128 का हो जाएगा हमारा, 20% हो गया। केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार बिहार में महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई है, तो आपका 20% हो गया है। आरबीआई की प्रेषण सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2024 में भारत को कितना प्रेषण प्राप्त हुआ है, कितना रेमिटेंस मिला है, तो कितना मिला है आपका 129.1 बिलियन हो जाएगा। आरबीआई की प्रेषण सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2024 में भारत को कितना रेमिटेंस मिला है, तो 129.1 बिलियन डॉलर मिला है, तो 129 का बी हो जाएगा यहाँ पे। 130 जगह भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो कौन बन गया है, तो आपका केरल बन गया है। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज के बारे में बताना है ये। तो 131 का जो आंसर हो जाएगा आपका कि यह ब्रिज जो है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले से वक्कल गाँव नदी तट से 459 मीटर ऊंचाई पर है, सही है। यह पुल 2 किलोमीटर लंबा है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका असत्य कथन बोल रहा है यार। तो 131 का जो आंसर दे रखा है वो सी दे रखा है, मुझे लगा सत्य है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। असत्य कथन का चयन करें, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है गलत है, तो क्वेश्चन क्यों टाइम वेस्ट करा रहा है। एक बार इस पुल के बारे में पढ़ लीजिएगा कि जो आपका सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज के संबंधित बताना है। यहाँ पे आप इन दोनों का स्टेटमेंट देख लीजिएगा। आपका असत्य कथन पूछा है तो असत्य कथन दोनों ही है, तो यहाँ पे दोनों ही आपका असत्य हो जाएगा, क्वेश्चन का कोई मोल नहीं है। ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलोमीटर वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो आपका हितेश गुलिया ने जीता है। ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलो वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है, तो हितेश गुलिया हो जाएंगे। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है, तो हीट वेव और सन स्ट्रोक को आपदा घोषित किया है कौन सा राज्य, तो यह राज्य है आपका तमिलनाडु। हीट वेव और सन स्ट्रोक को राष्ट्रीय आपदा मतलब राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है, 133 का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है किसने जारी किया है, तो कौन जारी कर सकता है, तो यह आपका गाजियाबाद नगर निगम हो जाएगा। गाजियाबाद नगर निगम ने पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। नेक्स्ट है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बताना है कौन सा यहाँ पे सत्य कथन कौन सा है। तो यहाँ पे जो आंसर दे रखा है 135 का आंसर डी दे रखा है। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, तब जब कोई नहीं है तो क्वेश्चन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे याद रखिएगा भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान है, तो 100 कौन सा है 51वां स्थान है। नेक्स्ट है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। और जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो है करता है। एक्वेरियन एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज जो है किसके बीच में होता है, इंडिया और मालदीव के बीच में होता है, याद रखिएगा इंडिया और मालदीव के बीच में।
नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द नोडी बंधन स्कीम टू प्रिवेंट रिवर इरोजन। रिवर के इरोजन को रोकने के लिए नोदी बंधन स्कीम जो है वेस्ट बंगाल सरकार लाती है। 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ पे होता है? 17वां ब्रिक्स समिट जो है वो कहाँ पे होता है? तो आपका ब्राज़ील में होता है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान जो है, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान कहाँ पे लॉन्च हुआ है? हरियाणा में लॉन्च हुआ है। 122 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्लैब यहाँ पे सही है पूछ रहा है। तो 123 का जो आंसर है आपका वो आपका ऑप्शन सी है, जो कि आपका 12% पे 1% टैक्स नहीं है। 12 से 16 लाख पे 15% और 16 से 20 लाख पे 20% का टैक्स है। तो 1 2 3 आपका सही है, बाकी आपका ये गलत है। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेटेड टू द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के बारे में कौन सा यहाँ पे पूछ रहा है? फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सा फॉल्स है? तो 124 का कौन सा फॉल्स है? तो यहाँ पे 2 और 3 फॉल्स है, ये गलत है, ये गलत है। एक सही है कि ये इसका मतलब है कि ये क्या क्या बनाना, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बनाना है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएगा और यहाँ पे टाउनशिप एंड पावर प्लांट बनाएगा। तो यहाँ पे 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु ऑर्गेनाइज द पर्पल फेस्ट 2025 एट राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन पे जो पर्पल फेस्ट है वो कौन ऑर्गेनाइज किया है? तो ये था आपका किसके द्वारा? डिसेबल पीपल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी दिव्यांगजन के द्वारा। 125 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर वाज द कंट्री फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनॉग्रेटेड। तो पहला कंट्री का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो ये भी आपका गुरुग्राम में किया गया है। कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट है विमेन फ्रॉम विच कंट्री, विमेन फ्रॉम विच कंट्री हैज स्टार्टेड अ कैंपेन कॉल्ड लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी का कैंपेन जो आपका किन महिलाओं ने किया है? तो अफगानिस्तान की महिलाओं ने किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 24-25 में हाउ मच हैज़ बीन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज इन बिहार। बिहार में कितना फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ गया है? तो आपका 20% से बढ़ गया है। 128 का डी हो जाएगा, 20% से बढ़ गया है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई के रेमिटेंस सर्वे के अनुसार जो है इंडिया को कितना रेमिटेंस मिला है? तो 129.1 बिलियन यहाँ पे रेमिटेंस मिला है भारत को। नेक्स्ट है विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव कंप्लीट डिजिटल लिटरेसी। यानी कौन सा स्टेट पहला स्टेट बन गया है इंडिया में जो कि जिसको कंप्लीट डिजिटल लिटरेसी मिला है? तो आपका केरला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 130 का सी हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज के बारे में बताना है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है? कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है? तो 31 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी 1 और 2 दोनों ही फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसको क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है विच इंडियन बॉक्सर हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 70 कैटेगरी इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप बीइंग हेल्ड इन ब्राजील। तो किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो हितेश गुड़िया ने गोल्ड मेडल जीता है। विच स्टेट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हीट वेव एंड सन स्ट्रोक सिचुएशन जो स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। तो किसने जो है आपका किस स्टेट ने जो डिक्लेयर किया है हीट वेव और सन स्ट्रोक को एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर? तो तमिलनाडु ने किया है। 137 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज इशू द इंडिया फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने सर्टिफाइड किया है? तो आपका गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 134 का बी। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 151 है। बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या है? कोई गलत दे रखा है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया है? तो पहला राज्य जो बना है वो का मध्य प्रदेश बना है। भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जो आपका लॉन्च करने वाला मध्य प्रदेश है। किस राज्य सरकार ने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो भविष्य विभाग जो है किसने स्टार्ट किया है? 137 का ये आपका हरियाणा हो जाएगा। भविष्य विभाग हरियाणा। नेक्स्ट है प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित कितनों पर विचार करना है? पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स बताना है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोघला बीच एवं समापन द्वीप के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सत्य कथन है? तो पहला सही है। दूसरा है इसका शुभारंभ जो है पर्ल डॉल्फिन था। ठीक है, इसका जो शुभंकर क्या था? पर्ल डॉल्फिन था। तो यहाँ पे 5 स्वर्ण 6 रजत और ये हरियाणा शीर्ष पर आता है। हरियाणा पे गलत दे रखा है, तो यहाँ पे तीसरा गलत है। तो 1 करेक्ट है, 1 और 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय
स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली स्टार्ट किया है। तो किसने क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली स्टार्ट किया है? ये हो जाएगा आपका भूटान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय नेशनल लेवल पे क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली स्टार्ट किया है? तो भूटान ने किया है। 42वां राष्ट्रीय सीनियर रोइंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो ये जो आयोजन हुआ है आपका, ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ पे हुआ? भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। तो 42वां राष्ट्रीय सीनियर रोइंग चैंपियनशिप 2025 मध्य प्रदेश में। 141 का मैं आंसर बताता हूँ, इसका आंसर आपका डी है 40 किलोमीटर। 142 का आंसर आपका ए है 10.5 किलोमीटर पर आवर। 143 का आंसर बी है आपका 324 मिनट। 144 का आंसर है आपका डी 0.6। 145 का जो आंसर है आपका बी है। 146 का आंसर ए हो जाएगा। 147 का आंसर ए हो जाएगा। 148 का ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर 149 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और लास्ट 150 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, आप रिवीजन कर लीजिए कि विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। तो किस भारत का कौन सा स्टेट जो है पहला बार लॉन्च किया आपका पहला AI पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम? तो मध्य प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है। तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 136 का ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 137 नंबर की विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश फ्यूचर डिपार्टमेंट इन द बजट 2025 में जो है आपका फ्यूचर डिपार्टमेंट किसने लॉन्च किया है? तो आपका हरियाणा ने लॉन्च किया है। 137 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम। खेलो इंडिया बीच गेम के बारे में बताना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला दूसरा सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है। यानी इसका मैस्कॉट पर्ल डॉल्फिन था और इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था 19 मई 2025 को ढोगला बीच इन ड्यू एंड क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ पे? INS खुखरी मेमोरियल ड्यू में हुआ था। तो पहला दूसरा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल लेवल क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम। तो नेशनल लेवल का क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट जो है किसने स्टार्ट किया है? तो भूटान ने स्टार्ट किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। वेयर वॉज द 42nd नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप 2025 हेल्थ? ये कहाँ पे? भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। 141 का जो आपका आंसर है 141 का आंसर डी है 40 किलोमीटर। 142 का आंसर जो है आपका ए है 10.5 किलोमीटर पर आवर। 143 का ऑप्शन बी है। 144 का ऑप्शन डी है। 145 का ऑप्शन बी है। 146 का ऑप्शन ए है। 147 का ऑप्शन ए है। 148 का ऑप्शन डी है। 149 ऑप्शन बी है। और लास्ट 150 का ऑप्शन क्या है? सी है। तो ये हमारा एडुटोरिया का सेट नंबर 6 जो है आपका कंप्लीट हो गया है। काफ़ी टाइम लग गया है इसको कंप्लीट करते करते। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। पहले इस सीरियल वाइज देखिएगा 1 से लेके 6 तक, तब आपको कुछ अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए इसका जो है आपका अच्छे से नोट्स बनाइए और इसको काफ़ी अच्छे से रिवीजन करते रहिए, वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।